नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 7 और 8 को डील करते हैं। देखो, धारा 14 तक सभी सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 1 से लेके 14 तक। एक तो देखो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, पर धारा 2 की डेफिनेशन से 14 तक की सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 12-13 को हटा सकते हो, बाकी 11 तक कंटिन्यू, और उसके बाद 14 सारे वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। धारा 7, वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु, परिणाम, 3 चीजों को गठित करते हैं। प्रसंग होता क्या है? कोई घटना कैसे घटी, किसको मौका था, किसको अवसर था, यह होता है प्रसंग। किसके पास मौका था, किसके पास अवसर था, इसको कहा जाता है प्रसंग। इंग्लिश में बोलते हैं अकेजन। कि जैसे मैंने अपनी जेब से निकाल के 500 के नोट की गिड्डी लहराई कि आज तो आईफोन खरीदने जाऊंगा, और चौराहे पे ऐसे मैंने गिड्डी लहराई है, उसके बाद मैंने पॉकेट में रखी, तो नेचुरली चौराहे पे कोई ना कोई व्यक्ति ने देखा है इसकी, इसने 50,000 रुपए लहरा के अभी जेब में रखे, वो मेरा पिक पॉकेटिंग कर सकता है, जेब काट सकता है। तो ये क्या है? ये मौका और अवसर बना, किस कारण? वो गिड्डी लहराने के कारण। और जहां भी रास्ते में उसको मैं अकेला मिलता हूं, या तो वो मेरे साथ रॉबरी करेगा, लूट करेगा, या मेरी जेब काट लेगा। तो ये प्रसंग, मौका, अवसर। किसी घटना के घटित होने में प्रसंग क्या था? हिंदी में प्रसंग कहा जाएगा, इंग्लिश में अकेजन कहेंगे। एक्चुअल में होता है कि मौका या अवसर किसको था। दूसरा, घटना का प्रभाव क्या था? हेतुक। हेतुक को इंग्लिश में कहेंगे ये कोज, और कोज का मतलब होता है घटना का कारण क्या था। सॉरी, प्रभाव क्या, घटना का कारण क्या था। कोई घटना क्यों घटी, उसके पीछे कारण होता है। जैसे एक मामला था, और उस मामले में क्या हुआ, आर वर्सेज रिचर्डसन का मामला था। एक महिला थी, वो डेथ पाई जाती है। जब उसका मेडिकल रिपोर्ट होता है तो पता लगता है वो प्रेग्नेंट थी और अविवाहित थी वो लड़की। अब प्रेग्नेंट है, अविवाहित है, तो नेचुरल है कि जिसने इसको प्रेग्नेंट किया होगा वही उसी ने मारा होगा। ये एक नेचुरल हमारे दिमाग में भी आता है कि अविवाहित लड़की प्रेग्नेंट है और किसी ने मर्डर किया, तो हो सकता है इस प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए, या इसके अपने जो नाजायज पुत्र होने वाला है उसको छिपाने के लिए उस व्यक्ति ने मर्डर किया होगा। इसी एक प्रिजम्पशन। तो घटना के कारण क्या थे, कोज क्या था, किसका हेतु था घटना करने के पीछे। दूसरी चीज धारा 7 में ये रिलेवेंट होती है। तीसरा, परिणाम। परिणाम मतलब आप कह सकते हो इफेक्ट, घटना का प्रभाव। प्रभाव क्या होता है घटना का? कोई घटना घटी, तो घटना घटने वाली जगह पर आपको उस घटना का प्रभाव दिखता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं ना, कुछ या तो एक्सीडेंट में गाड़ी वगैरह टूटी है तो उसके सामान वगैरह बिखरे रहते हैं, टायर के ब्रेक के निशान, जो टायर ब्लैक कलर का घिसता है तो वो रोड पे घिसे हुए टायर के निशान रहते हैं। मर्डर होता है तो वहां कहीं ना कहीं ब्लड पड़ा रहेगा। कोई आसपास जैसे एक दूसरे का मर्डर करने के दौरान धक्का मुक्की भी होती है, तो हमारे अगर मान लो मिट्टी पे है तो वहां पर निशान रहेंगे एक दूसरे को बचाने करने में। जो कुछ भी हुआ वो घटना पर उसका प्रभाव दिखता है। जैसे आप किसी भी एनी बड़ी घटना को उठा लो, एक्सीडेंटल केस को उठा लो या किसी को भी, तो उस घटना का प्रभाव दिखेगा। जैसे एक फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, अब उनकी जिस जगह पर मर्डर हुआ उस गांव पे आज भी वो गोलियों के निशान वगैरह, तो वो घटना का प्रभाव बता रहा है कि ये गोलियां चली थी, इस जगह पे घटना हुई थी और ये दीवारों पे गोलियां हैं, और सिंगर को भी 2 गोलियां लगी थी और वो दिवंगत हो गए। तो 3 चीजें धारा 7 के अंतर्गत रिलेवेंट है। वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य के या सुसंगत तथ्य का प्रसंग घटित करते हैं, उसका हेतुक बताते हैं या उसका परिणाम बताते हैं,
वह सारे तथ्य रिलेवेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं, उन्हीं सभी तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो वे तथ्य सुसंगत होते हैं जो सुसंगत तथ्य का या विवादक तथ्य के अव्यवहित, अव्यवहित मतलब इमीडिएट, तुरंत, तुरंत इंग्लिश में बोलेंगे इमीडिएट, या अन्यथा या अदरवाइज, या तो तुरंत में जैसे मैंने पैसे ले रहा है, या मैं सुबह कह रहा था कि आज तो है ना शाम को लॉटरी के जो 1 करोड़ रुपए मिले वो लाऊंगा बैंक से निकलवा कर, और मैं 4-1 बजे बैंक में गया वो पैसे निकलवा के, तो मेरा सुबह का स्टेटमेंट उस दिन की घटना घटने का अवसर या मौका प्रदान कर रहा था। ठीक है, तो या तो अभी तुरंत या अन्यथा अदरवाइज, ठीक है, या तो हैंड टू हैंड, या बाद में प्रसंग बनता है वो उसका, या हेतुक बनता है, या परिणाम बनता है, या उस वस्तु स्थिति को इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट ऑफ थिंग्स, उस परिस्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए, या जिसने उसके घटने का या संव्यवहार का अवसर दिया। उस वस्तु स्थिति को गठित करना, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक लड़के को पता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके माता पिताजी जाते हैं रोज अपना काम पे 10 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, और उसको यह भी पता है कि उस घर के पिछला गेट खुला रहता है। अब उसको अदरवाइज उसने सोचा कि कहीं ना कहीं जो मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हुई है इस सबूत को मिटाना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड कह रही है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, इस बच्चे को जन्म देंगे हम, हमारा प्यार की निशानी है। बस उसने सोचा कि ये बहुत दिक्कत होगी, वो मर्डर करने के पर्पज से जाता है, तो उसका वो टाइमिंग उसको पता होना, उसकी हैबिट पता होना। जैसे मान लो कि उसका एक टाइमिंग है कि वो 10 बजे चाय बनाती है, और लड़कों वाली हैबिट होती है, लड़कों की हैबिट क्या होती है जनरली कि रात को 10 बजे जब 11-12 बजे पढ़ने बैठते हैं, एक बार चाय बनाते हैं जिस बर्तन में, 2 बजे भी उसी बर्तन में बना लेंगे, 4 बजे भी उसी में बना लेंगे, वो हर बार अलग बर्तन यूज नहीं करते। अगर ऐसी कोई हैबिट है, उसको पता है, तो उस बर्तन में कुछ ना कुछ नशे वाली चीज डाल आएगा ताकि वो पता ना लगे चाय पत्ती के साथ कि इसमें कुछ चीज मिली। वो जैसे ही चाय बनाएगी तो वो नशा उसके चाय में आ जाएगा, बेहोश हो जाएगी, उसको मर्डर करने का अवसर मिल जाएगा। बेहोशी में मर्डर करना आसान होता है, अन्यथा महिला भी बहुत पावरफुल है। आप देख रहे हो कितने मेडल लेके आ रही है ओलंपिक्स में, तो हो सकता है कि मर्डर करने के दौरान आप हार जाओ, वो आपका मर्डर कर दे। ठीक है, तो कोई भी वस्तु स्थिति जिसके अंतर्गत वो घटना घटित हुई या उसने घटने और संव्यवहार का अवसर दिया। जैसे कोई रात को दूध पीता था, अब मुझे पता है कि वो व्यक्ति रात को दूध पीता है, तो दूध में मैंने पहले फ्रिज में दूध में मिला दिया कुछ जहर, और जैसे रात को उसने दूध गर्म करके पिया, वो जहर से मर गया। तो किस व्यक्ति को यह पता था? अब वो बाद में जब मेडिकल रिपोर्ट आती है कि दूध जहर से मरा, और चेक करते उसने क्या क्या पिया था, दूध के बर्तन के अंदर जहर के तत्व मिलते हैं। अब जिस व्यक्ति को पता था कि यह हैबिचुअल व्यक्ति है, रोज रात को दूध पीता था, वही प्रसंग घटित होगा कि उसी को वो मौका और अवसर था, उसी को वो परिस्थितियां पता थी, उस वस्तु स्थिति को वही घटित कर सकता था जिसके अंदर घटना घटित हुई। क्योंकि किसी को पता है किसी की हैबिट क्या है, तो घटना को अंजाम देने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो अब वे तथ्य रिलेवेंट होते हैं जो किसी रिलेवेंट फैक्ट के या फैक्ट एंड इशू के इमीडिएट या अदरवाइज ओकेजन, कोज और इफेक्ट को घटित करते हैं, या उस स्टेट ऑफ थिंग्स को घटित करते हैं जिसके अंतर्गत वो घटना हैपन हुई या नॉट हैपन हुई, या उसने घटने का जो ऑक्यूरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन को ओकेजन बनाया। ये सारी चीजें धारा 7 के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। 3 शब्द याद रख लेना धारा 7 में, प्रसंग, हेतुक, परिणाम। बाकी ये शब्द हिंदी की जगह आप हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में याद करें, क्योंकि देखो प्रसंग, मौका, अवसर तीनों एक है, हेतु कारण एक है, परिणाम प्रभाव एक ही शब्द है। ओकेजन, कोज, इफेक्ट इंग्लिश में एक एक शब्द है और उनसे आपका काम चल जाएगा। इसमें हिंदी में 3-3 याद करने पड़ेंगे। ठीक है, दृष्टांत देखते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा, ए ने क्या बी को लूटा, रोप किया। तो वे तथ्य सुसंगत हैं जो लूट के थोड़ी देर पहले बी के ने अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और दूसरे व्यक्तियों को उसने धन दिखाया
और इस तथ्य की उसके पास धन है उसका उल्लेख किया। एक व्यक्ति गांव के चौराहे पे कह रहा आज तो मेले में रौनक उड़ा दूंगा, ये देख पिताजी ने 5,000 रुपए दिए, और उसने वो चौराहे पे धन दिखाया, दूसरे व्यक्तियों ने देखा, और ये तथ्य गांव के कई लोगों को पता कि इसके पास धन है और आज ये 5,000 रुपए देके मेले 5,000 रुपए लेके मेले में जा रहा। तो अब वो हफ्ते में अगर लूट होती है तो ये चीज कि उसके पास धन है तभी तो लूट होगी। किसी को नॉलेज नहीं होती, रोज चलते व्यक्ति को कौन लूटता है। मैं तो रोज शाम को डिनर करने जाता हूँ, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चल के जाता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं लूटा। क्या उम्मीद करेगा वो कि पता लगे कि मैं इतनी मेहनत करके लूट रहा हूँ और इसकी जेब से 200 रुपए 100 रुपए ही निकले। लूटा भी उसी व्यक्ति को जाता है जिसके पास इनपुट होता है कि इसके पास अच्छा खासा धन है जेब में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवसर। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की, उस स्थान पर जहां हत्या की गई और उसके समीप भूमि पर गुत्तम गुत्ती के जो चिन्ह मिले वो परिणाम के रूप में सुसंगत है। अब उस जगह पर जहां ए ने बी को मारने की प्रयास की, धूल वूल होगी, कोई रेगिस्तान की मिट्टी होगी, तो वहां एक ने दूसरे का गला दबाया 2-4 बार, एक के ऊपर दूसरा, आते हैं ना पिक्चरों में, एक दूसरा का पलटी खा के एक के ऊपर एक आ गया, वैसी कुछ घटना हुई। तो वहां पर जो आपके मिट्टी पर जो निशान बने, किसी व्यक्ति का हो सकता है कि वहां पर्स गिर गया हो, किसी व्यक्ति के वहां नाखून टूट गया हो, 2-4 बाल टूटे, वो सारी चीजें परिणाम के रूप में, घटना के परिणाम के रूप में रिलेवेंट है। चाहे वो निशान हो, कोई चीज टूटनी है, जो कुछ भी घटना के रिजल्ट के रूप में, इफेक्ट के रूप में आपको उस जगह पर मिलता है, वह सब सुसंगत है। प्रश्न यह कि क्या ए ने बी को विष दिया। विष से उत्पन्न होने वाले लक्षणों के पूर्व थे के स्वास्थ्य की दशा, विष के जो लक्षण उत्पन्न हुए उससे पहले एक व्यक्ति को पता था कि बी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, और कै को यह ज्ञात था कि बी की वो आदतें जिससे जहर देने का उसको अवसर मिला। उसको पता था कि बी शाम को नाश्ता करता है, नाश्ते में ये लेता है, रात को दूध पीता है, इतनी बजे खाना खाता है, या कोई प्रॉपर पानी पूरी वाले के पास जाके पानी पतासी वगैरह खा के आता है। तो ये सारी चीजों में से किसी में भी उसने विष मिला के उसको दे दिया, तो ये सारी आदतें उसको अवसर प्रदान कर रही थी कि वो विष मिलाकर उसकी मृत्यु कर दे। तो ये सारी चीजें, अच्छा ये सॉरी इसको कारण कर लेना, इसको ये घटना का कारण है क्योंकि उसके पास केस था, इसलिए वो घटना घटी और उसने 50 लोगों को दिखाया। ये उसके पास अवसर था, मौका था कि वो व्यक्ति ऐसी ऐसी चीजें करता है, दवाई लेता है, दवाई के अंदर, दवाई वैसे भी कड़वी होती है, उसमें थोड़ा सा जहर मिला दिया तो क्या पता लगा कि दवाई में जहर है, और वो जहर पीकर मर गया। तो ये सारी चीजें धारा 7 के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। केस फ्लोर लिख लें धारा 7 पर। धारा 7 केस फ्लोर लिखो, आर वर्सेज रिचर्डसन। आर वर्सेज रिचर्डसन क्या केस था कि मृतका के हत्यारे ने उसके गर्भवती होने को के कारण उसका मर्डर किया था, और धारा 7 में प्रेम प्रसंग साबित करने के लिए सुसंगत था। तो सॉरी, मृतका का प्रेग्नेंट होना या गर्भवती होना, ठीक है, प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना, प्रेम प्रसंग साबित करने के लिए सुसंगत था, और उसी प्रेम प्रसंग के कारण उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी साबित करने के लिए सुसंगत था, साबित करने के लिए सुसंगत था। ठीक है, दूसरा केस इंडियन एयरलाइंस वर्सेज माधुरी चौधरी। ये माधुरी चौधरी कोई पायलट थी इंडियन एयरलाइंस की, और उस हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई थी। तो दुर्घटना का कारण दर्शाने के लिए, दुर्घटना का कारण दर्शाने के लिए
एक्सीडेंट रिपोर्ट ब्लैक बॉक्स होता है प्रत्येक विमान में, वो आपकी एक्सीडेंट रिपोर्ट बताता है, तो एक्सीडेंट रिपोर्ट को सुसंगत माना, रिलेवेंट माना, क्योंकि वो एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको घटना का कारण बताती है। ब्लैक बॉक्स हर विमान में होता है, सब कुछ नष्ट हो जाए पर ब्लैक बॉक्स इतना मजबूत धातु का बना होता है, चाहे पूरा विमान खराब हो जाए, 50 साल 100 साल पानी में पड़ा रह जाए, पर ब्लैक बॉक्स अगर वहां मिल जाता है तो वो आपको कुछ भी खराब नहीं होता और पूरी घटना का कारण क्या था वो आपको बता देता है। प्रत्येक विमान के अंदर ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है। तीसरा, आर वर्सेज डोनेलन का केस, आर वर्सेज डोनेलन। इसमें मृतक रोज शाम को दवाई लेता था, अभियुक्त ने दवाई की जगह जहर रख दिया, ठीक है, दवाई की जगह जहर, तो ये अवसर बन गया। तो ये मृतक की आदत से परिचित होने के कारण उसको घटना घटित करने का अवसर मिला आर वर्सेज डोनेलन के केस में। रटन बनाम रेजिंग, रटन बनाम रेजिंग, रेजी नाम कर लेना इसको, रतन बनाम रेजी नाम का केस। इसमें क्या हुआ था, पति द्वारा पत्नी की मृत्यु दुर्घटनावश होना बताया गया। क्या कहा पति ने कि पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, दुर्घटना के कारण हुई। और पति का क्या था, अन्य महिला के साथ चल रहा था अफेयर, तो अन्य महिला के साथ अफेयर होने के कारण उसने अपनी पत्नी का मृत्यु वो हत्या कारित कर दी। तो ये वो उस वस्तु स्थिति को बता रही है, स्टेट ऑफ थिंग्स को, जिसके कारण घटना घटित हुई। वस्तु स्थिति, स्टेट ऑफ थिंग्स जानते हो कि क्या वो परिस्थितियां थी। स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब परिस्थितियां, क्या वो परिस्थितियां थी जिसके कारण उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा, क्योंकि उसको पत्नी दिक्कत कर रही थी किसी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी व्यक्ति का अड़ोसन पड़ोसन से अफेयर होगा, पत्नी इंटरप्ट करती होगी, तो उसने सोचा पहले पत्नी का गला काट दो, ये मर जाएगी तो मैं आराम से अपनी पड़ोसन के साथ अफेयर चला सकूंगा। तो क्या हुआ, पति ने पत्नी की मृत्यु दुर्घटनावश होना बताया कि ये दुर्घटना से मर गई, जबकि पति का अन्य महिला के साथ संबंध थे, शारीरिक संबंध होने के कारण पत्नी की हत्या के लिए पक्षकारों के आपसी संबंध को वस्तु स्थिति के रूप में सुसंगत माना गया। लिख लोगे। आर वर्सेज पामर का केस, एक केस और लिखना, आर वर्सेज पामर। इसमें क्या हुआ था कि होटल में दो दोस्त थे, उनमें से एक मृत पाया गया, मर गया। ये फेक निकल के आया कि ये मरा है या इसी दोस्त ने मारा है। तो एक ये बात कि जिस दोस्त ने जिंदा बचा और जो मरा, तो मरे हुए दोस्त से जिंदा बचने वाले दोस्त ने 2 लाख रुपए उधार लिए थे और वो दोस्त 2 लाख रुपए मांग रहा था, तो उसने कि यार इस दोस्त को ही सल्टा दो। एक दिन होटल बैठे, शराब वराब पी होगी और ऋण का पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त को मार दिया। तो यहां लिख लेना, ऋण से पीछा छुड़ाने के लिए। ये कारण बता रहा है घटना क्यों घटी, ऋण से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्त की हत्या। क्लियर है। तो ये 4 केस बहुत है, आराम से, मुझे नहीं लगता कि कोई इतने आपने पूरी धारा लिखी, एक आध आप इसका दृष्टांत लिखोगे और इतना लिख दोगे काफी है। दृष्टांत पे चर्चा करते हैं। अच्छा, दृष्टांत पे चर्चा हो गई है, सेक्शन 8 पे चर्चा करते हैं। सेक्शन 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सेक्शन है, समझना क्या कहना चाहता है सेक्शन 8। हेतु, पहले क्या था, हेतुक था। धारा 7 में क्या था, हेतु। हेतुक का मतलब खोज, हेतु होता मोटिव। आप तैयारी क्यों कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है। कोई तैयारी कर रहा है कि घर की आर्थिक स्थिति सुधारे, खुद का कैरियर सेट करें। कोई तैयारी इसलिए कर रहा है कि किसी ने ताना दे दिया होगा, तू सरकारी नौकरी जा रहे क्यों सपने देखता है।
कोई तैयारी कर रहा होगा कि जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई चेंजिंग कर रहा है, कोई हेल्प करने के लिए करता है, अलग अलग पर्पज होता है। किसी को लव मैरिज करनी होगी अदर कास्ट में, इसलिए कर रहा होगा। तो ये मोटिव है आपका कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो। हर घटना के पीछे या हर स्थिति के पीछे आपका कोई ना कोई मोटिव होता है। मैक्सिमम लोग स्टेब्लिश होने के लिए, जीवन में स्थायित्व लाने के लिए सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं। इनकम प्राइवेट में भी है, पर इनकम कंटिन्यू प्राइवेट में नहीं होती। सरकार में आप एक बार लग गए तो 30 साल 35 साल, जितना आपका 60 साल की उम्र में जितना टाइम बच रहा, वो परमानेंट सैलरी आपकी जीवन की बंध गई। और आप बीच में मर जाते हो तो पत्नी को या माता पिता जो भी है, विवाहित होने की स्थिति, पत्नी या माता पिता को आपकी पेंशन मिलती रहती है, ठीक है, और एक फंड मिलता है जो भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ये सब सरकारी नौकरी के मोटिव होता है। तैयारी, उस घटना की आपने क्या तैयारी की घटना को घटित करने के लिए। करते हैं ना, किसी चीज को घटना को घटित करने के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। और घटना के पूर्व का और पश्चात का आचरण धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होता है। 3 चीजें, हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण। तो कोई भी तथ्य किसी विवादक तथ्य का या सुसंगत तथ्य का, या तो हेतु घटित करते हैं या तैयारी घटित करते हैं, दर्शित या घटित करते हैं, तो वो सुसंगत होते हैं। देखो मैंने कहा था धारा 6 में ही केवल विवादक तथ्य आया, बाकी सब जगह आपको विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य दोनों की, हेतु दोनों की तैयारी का बात करेगा। हेतु को या इंग्लिश में मोटिव कहेंगे और तैयारी को कहेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। तो कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का क्या घटित करता है, हेतु घटित करता है या तैयारी दर्शित या घटित करता है, वो तथ्य सुसंगत होता है। कैसे कि मैं सुबह से किसी गली में 5-7 बार चक्कर काट चुका हूं। सुबह जहर भी लेके आया था दुकान से और उस गली में 5-7 चक्कर काट गया। फिर मैंने उस जहर को किसी खाने में मिलाकर और उस गली के 2-4 कुत्तों को डाल दिया। एक घर से एक कुत्ता मुझे देख रहा था, मैं इन्हें धीरे से जाके गेट खोला, वो कुत्ता बाहर आया, मैंने उसको भी डाल दिया। मेरा उस कुत्ते से बदला लेना था कि उस कुत्ते ने कभी मुझे काटा। तो ये मेरा मोटिव था और इस मोटिव के लिए मैंने तैयारी की कि गली की रेकी करी, कितने कुत्ते हैं, फिर मैं जहर खरीद के लाया, फिर मैंने जहर खाने में मिला के कुत्तों को खिला दिया और मेरा पर्पज उस कुत्ते को मारना था। तो हेतु मोटिव आ गया, तैयारी की मैं उस गली में घूमा, मैंने सारी चीजें देखी, जहर लेके आए, ये सब तैयारी। तो ये दोनों क्लियर हो गया। किसी वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार का या पक्षकार के अभिकर्ता का, एक तो पक्षकार का, दूसरा पक्षकार के एजेंट का। एजेंट का आचरण केवल सिविल मामलों, क्रिमिनल मामलों में एजेंट का आचरण नहीं चलता। तो किसी वाद या कार्यवाही में केवल पक्षकार, जो वाद और कार्यवाही के पार्टीज हैं, या उसके एजेंट का ऐसे वाद और कार्यवाही के बारे में आचरण, या उसके विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण। तो क्या बोला इसने, किसी वाद या कार्यवाही में किसी पार्टी का या पार्टी के एजेंट का उस वाद और कार्यवाही के बारे में कोई कंडक्ट, या उस वाद और कार्यवाही में जो फैक्ट इन इश्यू है या रिलेवेंट फैक्ट है, उस तथ्य के बारे में उसका आचरण कंडक्ट, ठीक है। या ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है। ये कौन है जिसके विषय कोई अपराध कार्यवाही का विषय है, ये एक्यूज है। कौन है, एक्यूज। ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ है, वो कार्यवाही का विषय है, तो उस व्यक्ति का आचरण सुसंगत है यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से प्रभावित होता है या उससे प्रभावित होता है। या तो सुसंगत और विवादक तथ्य को वो उसका आचरण प्रभावित करता है, या उस विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से वो व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, तो वो सुसंगत है, चाहे ऐसा आचरण घटना से पूर्व का हो या घटना के पश्चात का हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं,
अभी डोनाल्ड ट्रंप महोदय पे हमला हुआ, हमारे यहाँ भी कोई एक इंडिया में ट्रंप वगैरह कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उस पर हमला करने का मैं एक अच्छी खासी प्लानिंग करके बैठा हूं, मान लो कि ऐसा कोई है। अच्छा, ये प्रसंग है, स्टोरी है, आप कहीं से मुझे एक्यूज ना बना दें। तो मैंने पूरी तैयारी करी, टिप्पिन में बम बम लगा के मैं, और किसी रैली में जा रहा था, नेताजी की रैली में, जिन नेताजी को मुझे मारना था। और जैसे ही मैंने घटना के पहले गेट पे देखा कि यार ये तो मेटल डिटेक्टर लगा के हर चीज को चेक कर रहे हैं, अब उसको देखते ही मेरे फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। तो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से मैं खुद प्रभावित हो रहा हूं, या फिर जैसे घटना घटित हुई उसके बाद मैं तो बम लगा के चला गया, बम फटा या बम को पकड़ लिया जिंदा को, अब वो देख रहे हैं कि कौन घटा कौन नहीं घटा। और मैं चौराहे पे खड़ा हूं, एक व्यक्ति आके कहता है कि वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया रैली का, और उसमें वो व्यक्ति जो बम लगा के गया था उसका फोटो आ गया है, और पुलिस उसको जगह जगह चौराहे पे फोटो चिपका के, मतलब फोटो उसका चिपका रखा है और ढूंढ रही है। ये सुनते ही, क्योंकि मैं ही बम लगा के आया था, मेरे चेहरे पे आने लगा पसीना और मैं वहां से फटाफट मुंह पे रुमाल बांध के गायब हुआ। तो घटना के पश्चात का मेरा आचरण क्यों? क्योंकि वो कार्रवाई अपराध है, वो मेरे विरुद्ध कार्रवाई का विषय कि मैंने बम फोड़ा है, बम फोड़ने का प्रयास किया, फूटा नहीं, मैं तो दीपावली वाला बम लेके गया था। तो ये चीजें आचरण। तो देखो, किसी सिविल मामले में पक्षकार और उसके एजेंट का आचरण दोनों रिलेवेंट होता है, और क्रिमिनल मामलों में केवल एक्यूज का आचरण है वो रिलेवेंट होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति पुलिस से डरता है, और जैसे पता लगता है कि चोर को पकड़ने पुलिस आ रही है और अभी चौराहे पे 5-2 मिनट में पहुंच रही है, तो कोई डरपोक व्यक्ति वो पुलिस का नाम सुनते वहां से फटाफट गायब होके चौराहे पे तो घर पे। तो अब आपकी वो भाग के गया, उसके आचरण को यहाँ रिलेवेंट, क्योंकि वो एक्यूज नहीं है। आप हो सकता है उससे इंक्वायरी करो, क्यों भागा, क्या भागा, बाद में घर वाले कहते हैं ये इसको, वो घर पे आ जाते हैं ना बेरुपया बन के, पुलिस बन के, उसको देख के ही पीली हो जाती है पेंट, तो वो वाला व्यक्ति है, तो पुलिस समझ जाएगी कि ये तो वैसे ही भागा हो। ठीक है, समझ गए ना? क्रिमिनल मामलों में एक्यूज का, सिविल मामलों में पार्टी और पार्टी के एजेंट दोनों का आचरण सुसंगत है। स्पष्टीकरण 1 पढ़ते हैं। इस शब्द में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना। दोबारा पढ़ते हैं। इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते हैं जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उनको स्पष्ट करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो केवल कथन आचरण शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे जब तक कि आपने कथन के साथ साथ कोई कार्य नहीं किया है या ऐसा कोई आचरण नहीं किया जो कथनों को स्पष्ट करता है। किंतु इस अधिनियम के किसी अन्य धारा में केवल कथन भी रिलेवेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसका इस सेक्शन, इस स्पष्टीकरण का उस धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां पर केवल कथन सुसंगत होते हैं। इसी में एक दृष्टांत आएगा कि क्या ए ने कोई अपराध किया है, यह तथ्य कि उसने अपराध करने से पूर्व या अपराध करने के समय या अपराध करने के पश्चात कहने कुछ ऐसे साक्ष्य का अरेंजमेंट किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी एक मिनट, ये तो कंडक्ट हो गया। इसका दृष्टांत पढ़ो आप, जे नंबर का दृष्टांत पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण 1 के लिए हम जे नंबर का एक दृष्टांत पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ बलात्कार किया गया,
रेप का अपराध हुआ है क्या ए के साथ, न्यायालय के सामने ये प्रश्न है। यह तथ्य कि बलात्संग से अल्पकाल पश्चात, बलात्संग होने के तुरंत बाद उसने अपराध के बारे में परिवाद किया था, जिसमें वे परिस्थितियां जिसके अधीन और वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया सुसंगत था। उसने घटना के तत्काल पश्चात ही किसी व्यक्ति से को घटना बताई कि ये परिस्थितियां मैं अकेले थी, वो लड़का आया मेरे साथ रेप कर दिया। हैंड टू हैंड घटना घटित होते उसने किसी न किसी को बताया, और वो शब्द जो घटना को बता रहे थे वो उसका एक्चुअल कंडक्ट शो कर रहे थे। जैसे आपके साथ लूट की घटना होती है तो आप हड़बड़ा के किसी को बताते, वो आया मेरे गले पे चाकू लगाया, मेरे से मोबाइल ले गया, वो ले गया, चेन ले गया, तो वो आपकी घटना को बोलते वक्त आपका कंडक्ट नजर आता है, उस घटना में आपके अंदर डर होता है, घबराहट होती है। तो ये सारी चीजें धारा में आपका क्या है, कथन के साथ आपका आचरण दिख रहा है। कथन के साथ जो आपका पसीना आ रहा है, जो आपकी हड़बड़ाहट हो रही है, ये सब रिलेवेंट है। पर क्या रिलेवेंट है? हड़बड़ाना, ठीक है, ये देख लेना मैंने, हड़बड़ाहट है ना। तो कथन के साथ आपका पसीना, हड़बड़ाहट बता रही कि आपके साथ घटना घटित हुई। क्या रिलेवेंट नहीं है? यह तथ्य कि उसने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है, आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। मैंने कहा कि यार मेरे साथ रेप हुआ, एक लड़की ने मेरा रेप किया, केवल यह तथ्य धारा 8 में आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है, क्योंकि घटना होने के काफी बाद में, 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद में बता रहा हूं मेरे साथ रेप हुआ, तो ये एक स्टोरी के रूप में सुसंगत हो सकता है। कहीं अन्य जगह मान लो कि मैंने ये बात किसी को बताई, उसने अखबार में कर दी कि पहली बार में किसी लड़के का रेप किया है लड़की ने, और बाद में वो लड़की बदनाम होगी, अब उसने बदला लेने के लिए मेरा मर्डर कर दिया, तो वो मेरा स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में धारा 32 में सुसंगत हो सकता है। या बाद में कि जैसे 2-4 दिन बाद में FIR दर्ज कराई, तो मैंने कहा, मैं ये कह सकता हूं कि देखो घटना के अगले दिन मैंने अपने दोस्त को पूरी घटना बताई थी, अगले दिन मैंने फोन करके, और मैंने 2-3 दिन बाद दोस्तों से डिस्कस की, वकील से डिस्कस की कि यार बदनाम भी होंगे, महिला पर क्या आरोप लगाना, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 दिन बाद FIR कराई, तो FIR कराने में डिले होना, उस बात का कि मैंने दोस्त को बताई थी, वो धारा 157 में संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है, धारा 32 में मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत होता है, पर आचरण के रूप में सुसंगत नहीं होगा। आचरण में आपका कंडक्ट आना चाहिए, एक्चुअल कंडक्ट, जो घटना से पहले या घटना के तत्काल बाद आपका आचरण दिखता है। कैसे दिखता है घटना के समय या घटना के तत्काल बाद आचरण आपका? कि 15 साल के एक लड़के पर अशिष्ट हमला हुआ या अनैतिक आक्रमण हुआ, समझ गए होंगे, अशिष्ट हमला, अनैतिक आचरण, वही 377 वाला, 377 नवतेज सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ का केस। घटना के तुरंत बाद लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया अंकल ने, उन्होंने, ठीक है। तो ये घटना के आचरण के रूप में सुसंगत हुआ। यही मामला कि लड़के पे अशिष्ट हमला हुआ, लड़का 1 महीना बाद अपने माता पिता को बता रहा है कि 1 महीने पहले जब मैं कैंप पे गया था वहां, तो मेरे साथ ये हुआ था, तो ये घटना के आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। घटना का इफेक्ट उस आचरण में दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण 1 पर वापस आते हैं हम। क्या बता रहा है स्पष्टीकरण 1? कि इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत केवल कथन नहीं आते, केवल कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ या उनको स्पष्ट करने वाले ना हो, ठीक है। तो कोई ऐसा कंडक्ट हो, कोई ऐसा आपके हाव भाव हो, एक्सप्रेशन हो जो उस कथन को स्पष्ट कर रहे हो, उस कथन पर बिलीव करा रहे हो कि ऐसी जस्ट घटना अभी घटी रही है, ठीक है। पर कहीं अदर जगह अगर कथन रिलेवेंट है तो उस पर यह प्रभाव नहीं डालेगा। स्पष्टीकरण 2, जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट होता, आचरण सुसंगत होता है, तब उससे या उसकी उपस्थिति या उसके श्रवण गोचरता में, या तो उससे कोई बात कही है या उसके प्रेजेंस में कही है, या वो व्यक्ति थोड़ा दूर कर रहा था पर वो हमें सुन पा रहा था। श्रवण गोचरता मतलब सुन पाना, कोई व्यक्ति हमें सुन पा रहा था, हम बोल रहे थे, वो सुन रहा था, तो उसकी श्रवण गोचरता में हमने कोई भी कथन कहा
वो उस आचरण पर प्रभाव डालता है तो सुसंगत है। जैसे चौराहे पे मैंने कोई व्यक्ति 2-4 कदम दूर खड़ा था, मुझे डाउट था कि इसी ने चोरी किया, मैंने झूठ मार कहा कि जिसने चोरी की है उसको पकड़ने पुलिस आ रही है, और मुझे पता लगा है कि वो चौराहे पे ही खड़ा है। इतना कहते ही वो व्यक्ति फटाक से गायब हो गया, रबू चक्कर हो गया। तो ये क्या बात को दिखा रहा है कि मेरा जो कथन है उसकी श्रवण गोचरता में, जब वो सुन रहा था उस कथन को, तब मैंने वो कथन कहा, भले वो मेरे बगल में नहीं खड़ा था, वो उसी चाय की दुकान पे कोई दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, मैं अलग एक व्यक्ति से खड़े होकर बात कर रहा था, मैंने जैसे स्टेटमेंट दिया, वो चाय का कप आधा पिया, जो भी पिया था उसने उसको रख के गायब हो गया। तो किसी व्यक्ति का आचरण, मेरा आचरण क्या कर रहा है, मैंने उससे कोई बात कही या उसकी उपस्थिति में कोई बात कही या किसी दूसरे व्यक्ति से कोई बात की जिसको वो सुन रहा था, श्रवण गोचरता में कोई भी स्टेटमेंट दिया जो उस व्यक्ति के आचरण पर प्रभाव डाल रहा था, तो ये भी आचरण के रूप में सुसंगत होता है। मेरा कहना उसके आचरण पर इफेक्ट डाल रहा था। ठीक है, दृष्टांत काफी सारे हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसके दृष्टांत में आपको कोई दिक्कत आएगी। ABCD EFGHIJK के तक सारे दृष्टांत हैं, आप आराम से पढ़ोगे समझ जाओगे। 3 चीजें कौन कौन सी, देखो दृष्टांत एक तो आपका इंपोर्टेंट दृष्टांत लगाता हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पूछते हैं इसका J नंबर का दृष्टांत, एक पूछते हैं इसका K नंबर का दृष्टांत। J पर तो हमने चर्चा कर ही ली, K नंबर के दृष्टांत पर और चर्चा करते हैं। एक तो ये इंपोर्टेंट था, ये दृष्टांत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा। अब तय वाले दृष्टांत पर चर्चा करते हैं। क्या A को लूटा गया, प्रश्न ये है कि क्या A को किसी ने लूटा था, क्या लूटा गया था क्या A को। यह तथ्य कि लूट के तुरंत पश्चात उसने अपराध के संबंध में परिवाद किया, जैसे ही लूट हुई और तत्काल उसने किसी व्यक्ति को लूट की जानकारी दी। परिवाद में या मजिस्ट्रेट से परिवाद का मतलब नहीं है, किसी भी व्यक्ति को आप घटना बता रहे हो वो परिवाद है, ये इसका अर्थ है परिवाद का यहां पर। ठीक है, हालांकि परिवाद हमारे लीगल मैटर में देखें तो मजिस्ट्रेट से किया गया मौखिक या लिखित कथन जिसमें किसी व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है तो हम उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, चाहे वो नॉन हो अननोन हो अपराधी, उसको परिवाद कहा जाता है। कहां पढ़ते हो, धारा 2D ऑफ CRPC। ठीक है, तो वे परिस्थितियां जिनके अधीन और वे शब्द जिसमें परिवाद किया गया वो सुसंगत है। तो क्या A को लूटा तो घटना के जस्ट बाद मुंह पे पसीना आ रहा है, घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जान बच गई, ले गया मोबाइल, मेरे पे जो बंदूक उसने लगा रखी थी गोली चला देता मर जाता। वो घबराहट, वो उसका एक्सप्रेशन बता रहा किसी को साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, किसी को वो। तो ये क्या है, आचरण के रूप में सुसंगत है। ये कौन सा, स्पष्टीकरण 1 से, एक्सप्लेनेशन 1 का दृष्टांत है। यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना ही कहा, किसी व्यक्ति को कहा मुझे लूटा था किसी ने अभी 1 घंटे पहले, तो ये कंडक्ट नहीं है। फिर वो क्या कह रहा है, स्टोरी टेलिंग बता रहा है। और वही चीज है कि अगर उसकी स्टोरी बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनती है या स्टोरी के बाद वो कोई FIR दर्ज कराता है, तो ये धारा 157 के अंतर्गत कोरोबरेट करने के लिए कि देखो घटना हुई थी, घटना के 1 घंटे बाद मैंने वहां एक व्यक्ति को सारी घटना सुनाई थी, तो कोरोबरेटिंग के रूप में, कोरोबरेटेड एविडेंस के रूप में रिलेवेंट होता है। बाकी दृष्टांत आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करें, आपको पता लग जाएगा कहां तो मोटिव है, कहां प्रिपरेशन है और कहां आपका कंडक्ट है। जनरली आपको दृष्टांत देके पूछेगा किस धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है, तो आपको बताना धारा 8 का दृष्टांत है, धारा 8 में ये सुसंगत है। कभी कभी जब डिफिकल्टी ऑफ लेवल पेपर का बढ़ता है, मतलब जब पेपर कठिन लेवल का आता है तो आपको दृष्टांत देके पूछ लेता है इसमें क्या सुसंगत है, फिर वहां आपको देगा हेतु, आचरण, तैयारी या हेतुक। हेतुक मतलब अकेजन, अकेजन। तो इन चारों में से क्या रिलेवेंट है, फिर आपको बताना पड़ेगा ये आचरण रिलेवेंट है, इन दोनों में कंडक्ट रिलेवेंट है। जैसे पढ़ते हैं एक आध दृष्टांत और ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए।
ए बंद पत्र के आधार पर रुपए का संदाय करने के लिए बी पर वाद लाता है कि बॉन्ड बॉन्ड पेपर दिया होगा उसके लिए संदाय करने के लिए वाद लाता है। बी इस बात का से मना करता, प्रत्याख्यान का मतलब होता है मना करना या डिनाइड करना, डिनाइल करना कि उसने बंद पत्र लिखा। बी ने एक बंद पत्र दिया ए को और बंद पत्र के बदले में ए से पैसे लिए। जैसे 1 लाख का चेक दे देता हूं मैं कि मेरे अकाउंट से ले लेना, चेक ले लो, बंद पत्र को हटाओ, चेक सब लिख लो, यहां ज्यादा सुविधा रहेगी। अब मैंने आपको चेक दिया कि यार ये 1 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट पे दे रहा हूं, तुम मुझे 1 लाख कैश दे दो और ये चेक तुम करवा लेना, केस करवा लेना, मेरे को इमरजेंसी में 1 लाख की जरूरत है और आज संडे बैंक बंद है। मैंने चेक दिया, अब मैंने चेक बाउंस हो गया और मैंने उस पर केस किया, तो वो मना करता है कि मैंने तो ये चेक लिखा ही नहीं। क्या कह रहा, मैंने तो चेक लिखा ही नहीं। तो ये तथ्य सुसंगत है कि वो समय जब बंद पत्र लिखा गया था, ए को बी को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था। उस दिन मैंने जिसको कॉल किया, मैंने सी को कॉल किया, डी को कॉल किया, ई को किया, एफ को किया, संडे के दिन 1 लाख रुपए केस जरूरत थी कि भाई मुझे 1 लाख केस चाहिए। शानदार, मुझे 1 लाख रुपए में 2 तोला सोना मिल रहा है, जबकि सोने की रेट 70,000 रुपए, 75,000 रुपए। तो मुझे यार 2 तोला सोना लेना, मुझे 1 लाख रुपए केस चाहिए। उसने कहा शाम को 5 बजे तक पैसे लेके आ जाओ और 1 लाख केस कौन रख के बैठा है घर में। तो मैंने सी को कॉल किया, डी को किया, भाई 1 लाख मिलेंगे। तो इन सब का एविडेंस कि मुझे उस दिन 1 लाख रुपए की विशिष्ट प्रयोजन के लिए गोल्ड खरीदने के लिए धन चाहिए था, ये यहां पर रिलेवेंट होता है। किस रूप में रिलेवेंट होगा? क्या ये तैयारी थी घटना की? नहीं थी। क्या ये घटना का आचरण था? नहीं था। ये क्या था? मोटिव था। मेरा मोटिव था कि मुझे गोल्ड खरीदने के लिए मनी की जरूरत थी और ये मोटिव के रूप में रिलेवेंट होता है। ठीक है, समझ गए? एक और दृष्टांत पे चर्चा करते हैं, सी पे। विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का ट्रायल हो रहा है। क कौन है? यहां पर एक्यूज है। क्या किया इसने? बी को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। यह तथ्य सुसंगत है कि बी की मृत्यु के कुछ समय पूर्व, बी की मृत्यु के पूर्व क ने ख के लिए विष जैसा कुछ उपाप्त किया था। उपाप्त करना, खरीदना, जुगाड़ करना, उपाप्त करना, कोई चीज लेके आना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में उपाप्त करने को? प्रोक्यूर किया था, उपाप्त किया था। ठीक है, मतलब मैनेज करना, खरीद के लाना, अपने व्यवस्था करना, उपाप्त करने का मतलब। तो यह तथ्य कि बी की मृत्यु के पहले ए 3 मेडिकल की दुकानों पे गया था और 3 मेडिकल की दुकान पे उसने जाके पूछा वो वाला जहर है क्या जिससे विदिन 1 मिनट में आदमी मर जाए, अस्पताल ले जाने का मौका ही ना मिले। उसने कहा यार अपने तो नहीं मिलेगा, शर्मा मेडिकल पे जा। शर्मा वाला कह रहा मिश्रा पे जा। मिश्रा वाला कह रहा अच्छा सारे ब्राह्मणों के नहीं रखते, किसी गुप्ता मेडिकल पे जा। तो वो उसका घटना घटित करने से पहले ये जहर उपाप्त करना तैयारी के रूप में सुसंगत है, क्योंकि उसने तैयारी की घटना के लिए जहर का इंतजाम किया, तो ये उपाप्त करना, इंतजाम करना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका इंग्लिश टर्म्स। बाकी दृष्टांत आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। अच्छा, धारा 8 पर केस लॉज है कि पहला केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन। केहर सिंह दिल्ली प्रशासन। दिल्ली प्रशासन क्या हुआ था इस बात में? हेतु शब्द को बताया था, मोटिव को। इसमें केहर सिंह दिल्ली प्रशासन में क्या थे? ये केहर सिंह इंदिरा गांधी के गार्ड थे और जो इंदिरा गांधी ने अमृतसर मंदिर पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जब तोपे चलवा के उस मंदिर को थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि उसके अंदर आतंकवादी थे बब्बर खालसा ग्रुप के, तो उसके कारण वो समुदाय नाराज हो गया। जैसे आज मान लो कि कुछ आतंकवादी हैं जो राम मंदिर में घुस जाते हैं। अब सरकार राम मंदिर के ऊपर 2-4 इधर उधर बम फोड़ती है, राम मंदिर थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त होता है, तो अब हिंदू धर्म की तो आस्था का खिलवाड़ हो गया। अब जो प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया था उस प्रधानमंत्री को मारेंगे हिंदू धर्म वाले। तो केहर सिंह को सरदारों ने मंदिर में जिम्मा दिया कि आप बॉडीगार्ड है, हम तो
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंच नहीं सकते, आप ही गोली मारोगे। और केहर सिंह ने एक और बॉडीगार्ड के साथ मिलकर, 2 सिख बॉडीगार्ड थे, दोनों ने प्लानिंग के तहत सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, जब उस पर 80-90 राउंड गोली फायर किया और उसको हैंड टू हैंड ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो यहां हेतु बता रहा था कि हेतु मस्तिष्क की वो दशा है कि वो जो उनके अमृतसर टेम्पल पर हमला किया उसके कारण उनका मोटिव था कि इंदिरा गांधी को मारना है, और इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया। तो ये केहर सिंह दिल्ली प्रशासन का केस धारा 8 में रिलेवेंट है, और इसको धारा 10 में षड्यंत्र के लिए कि सारा इंदिरा गांधी को मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया पूरा की पूरा, तो उसके रूप में भी धारा 10 में पढ़ेंगे। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, कि एक लड़की का गला काटा, गला काटने के कारण क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला केस लिख लेना। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, ठीक है, कि एक लड़की का गला काटा, गला काटने के कारण वो बोलने में हो गई असमर्थ, पर वो इशारे कर पा रही थी। उसको नाम सुझाया कि इनमें से कौन कौन व्यक्ति था, तो उसने हाथ का इशारा करके एक व्यक्ति की तरफ कर दिया। बाद में वो घटना, वो लेडीज मर जाती है, लड़की मर जाती है, तो उसका जो इशारा था वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में धारा 8 के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत सुसंगत माना, साथ ही वो धारा 32 में मृत्युकालिक कथन के अंतर्गत भी रिलेवेंट है। तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट की घटना के बाद आपका आचरण, पीड़ित व्यक्ति बता रहा है घटना के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो आचरण, ठीक है। तो दोनों रिलेवेंट है, एक्यूज और विटनेस दोनों का। विटनेस भी अगर घटना के बारे में बता रहा है उसका आचरण भी, और एक्यूज भी अगर उस आचरण से प्रभावित हो रहा है तो उसका भी रिलेवेंट है ना। मैंने एक्यूज शब्द यूज लिया था, विक्टिम भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। आर वर्सेज लिलीमेन का केस देखना, आर वर्सेज लिलीमेन। घरेलू नौकरानी के साथ रेप हुआ, शाहिनी आहूजा का याद आ जाता है, फिल्म स्टार था, अपने रोटी बनाने वाली महिला के साथ रेप किया था। तो घरेलू नौकरानी के साथ रेप हुआ, जैसे ही नौकरानी का रेप होके फ्री हुआ, नौकरानी ने तत्काल उस घर की मालकिन को बताया कि मेरे साथ इस घर के इस मेंबर ने रेप किया है। तो वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट के रूप में उसका जो परिवार करना, मालकिन को बताना, तो मालकिन का जो एविडेंस कोर्ट में दिया उसको धारा 8 के अंतर्गत रिलेवेंट माना। तो क्या लिखूं यहां पर, नौकरानी का रेप। आप बाकी चीजें लिख लोगे जो मैंने बताया, नौकरानी का रेप, बलात्कार। आर वर्सेज केमेलड़ी का मामला, आर वर्सेज केमेलड़ी, इसमें क्या, वही 15 साल से कम लड़के के ऊपर धारा 377 आईपीसी, रेप हुआ उसका, ठीक है। और उसने घटना के 1 महीने बाद ये कहा कि मेरे साथ अशिष्ट हमला हुआ था, मेरे साथ अनैतिक आचरण किया था, तो धारा 8 में उसको रिलेवेंट नहीं माना। और घटना करने के इमीडिएट बाद अगर परिवाद करता, तुरंत बाद परिवाद करता, तो उसको रिलेवेंट माना जाता है। इसमें तुरंत बाद ही परिवाद किया था, उसको रिलेवेंट माना। अब उसके माता पिता ने कोर्ट में जानकारी दी, जो स्टेटमेंट दिया कि घटना के तुरंत बाद मेरे बेटे ने ये स्टेटमेंट दिया था कि केमेलरी नामक व्यक्ति ने उसके साथ अशिष्ट हमला किया, रेप किया, ठीक है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं। फैक्ट विच आर अकेजन, कोज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट विच आर द अकेजन, कोज और इफेक्ट, चाहे वो इमीडिएट इफेक्ट हो या इमीडिएट कोज हो या इमीडिएट अकेजन हो, या अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। वो घटना क्यों घटित हुई उसकी स्टेट ऑफ थिंग्स को बताते हैं, या विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू देयर ऑक्यूरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। वो घटना क्यों घटित हुई, उसका घटित हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में, या वो अपॉर्चुनिटी जब किसी को ट्रांजेक्शन करने का या ऑक्यूरेंस करने के लिए अकेजन मिला, वो सारी चीजें धारा 7 के अंतर्गत रिलेवेंट होती है। इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ लेना, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं
धारा 8 और पढ़ देता हूं, इसकी थ्योरी पढ़ देता हूं। मोटिव पहला, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच सोज और कॉन्स्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट। तो एनी फैक्ट इज रिलेवेंट, जो क्या करते हैं, शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उसके मोटिव को, उसकी प्रिपरेशन को। किसके मोटिव को, रिलेवेंट फैक्ट हो या फैक्ट इन इश्यू के मोटिव को शो करते हैं या उसकी प्रिपरेशन को शो करते हैं। वो सारे फैक्ट रिलेवेंट होते हैं जो भी उसको शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, कि घटना के क्या मोटिव था, घटना के पीछे क्या प्रिपरेशन की गई थी, वो शो करने वाली। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, सिविल मामलों में पार्टी का कंडक्ट और उसके एजेंट का कंडक्ट। एनी एजेंट ऑफ एनी पार्टी, any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto। तो किसी शूट या प्रोसीडिंग के पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के एजेंट का कंडक्ट किसके बारे में, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में उनका कंडक्ट है वो रिलेवेंट होता है। या द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन अफेंस अगेंस्ट वूम इज द सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट कोई अफेंस है वो कार्रवाई का विषय है, चाहे वो विक्टिम का हो या एक्यूज का हो। ठीक है, क्योंकि कार्रवाई विक्टिम एक्यूज दोनों के अगेंस्ट चलती है, एक्यूज के अगेंस्ट चलती है, पर एक्यूज के अगेंस्ट जो अपराध हुआ है वही जो विक्टिम के अगेंस्ट जो अपराध हुआ वही तो एक्यूज के लिए कार्रवाई का विषय है। तो यहां एक्यूज और विक्टिम दोनों का आचरण रिलेवेंट होता है। इट्स रिलेवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट इज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयरटू। ठीक है, क्लियर है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, द वर्ड कंडक्ट इज इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट। कंडक्ट शब्द के अंतर्गत केवल डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट नहीं आते जब तक कि अनलेस, जब तक कि दोज स्टेटमेंट अकंपनी और एक्सप्लेन एक्ट अदर देन स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट के साथ आपने कोई एक कंपनी किया है या कोई ऐसा एक्ट किया है जो उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। But this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section of this act। चाहे वो सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो या 157 में रिलेवेंट हो, उनको ये एक्सप्लेनेशन अफेक्ट नहीं करेगी। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है, वेयर द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट, किसी पर्सन का कंडक्ट यहाँ इस धारा के अंतर्गत रिलेवेंट है। किस किस का, सिविल में पार्टी और उसके एजेंट का, और क्रिमिनल में एक्यूज या विक्टिम का। तो एनी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो मेड टू हिम इन हिज प्रेजेंस या इन हिज हियरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रिलेवेंट, अगर वो कंडक्ट को अफेक्ट करता है तो वो इस धारा के अंतर्गत रिलेवेंट होता है। ये धारा 8 थी। इलस्ट्रेशन आप लोग पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। कल धारा 9 और 10 पर डिस्कस करते हैं।